हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। मैं वैशाली राय आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम टीजीएस एग्जाम की तैयारी करवाती है और आपकी जो सपने आपने अभी तक देखिए गवर्नमेंट जॉब के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान देती है। तो गाइस था मेरे टीम के बारे में। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीए एंड बीपीएड किया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का। साथ ही साथ मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैंने सीएससी मेंस लिखा था 2016 और 2017 में। साथ ही मैंने एमपीपीएससी मेंस भी दिया है 2017 2018 में। तो गाइस मेरे बारे में अब अनअकैडमी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप 30+ कोर्सेज में से अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। आप फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना स्टूडेंट हो, आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बिना रुके इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। वैसे भी आजकल जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो अनअकैडमी आपको एक विन-विन सिचुएशन देती है क्योंकि आप घर बैठे बैठे बिना किसी रुकावट के आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। मीन्स एक एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। रोज डेली लाइव क्लासेस के थ्रू, लाइव टेस्ट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू और अनलिमिटेड एक्सेस तो हमारा देता ही है। अब मैं बताऊंगी ये क्या होते हैं। क्या होता है, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हम वहाँ जाकर टीचर से पढ़ते हैं, 2-3 घंटे पढ़ते हैं, उनसे डाउट्स पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं और घर वापस आते हैं। यही सेम चीज हमारा अनअकैडमी भी आपको देता है आपके स्मार्टफोन पे ही। कैसे? आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी ऐप, ई लर्निंग ऐप को अपने फोन डाउनलोड करना है। आपको अपने ईमेल आईडी या फोन नंबर से वहां आप लॉग इन कर लीजिए और आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारे चैनल का। उसके साथ उसके बाद आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या मिलेंगी आपको मैं बताना चाहूंगी। डेली लाइफ क्लासेस ये आपको देखता है। ये बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जहां आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, उनसे अपना डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने आंसर को थ्रू अपने आंसर्स भी दे सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस देता है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप अपने टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही एग्जाम तक आप वहाँ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जो चीज़ें आपको एक नॉर्मल एकेडमी इंस्टीट्यूशन में मिलती है वो सब चीज़ें आपको भी यहाँ भी मिलती है, वो भी घर बैठे बैठे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है, सिर्फ आपके स्मार्टफोन के से ही आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। साथ ही आपको देता है स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स में क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, कई बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो बहुत इश्यू जाता है कि प्रिपरेशन कैसे करें टू द पॉइंट। तो हमारे जो एजुकेटर्स है वो अपने अपने कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज लाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, जो बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट होते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और एफिशिएंटली कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट वर्क के साथ आप एग्जाम क्रैक करने के और करीब पहुंच सकते हैं। अनलिमिटेड एसेस, ये क्या है? आप जब डेली लाइफ क्लासेस देखेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास मिस कर जाते हैं। नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी हम क्लास मिस कर जाते हैं बट उसका फिर कोई रिपीट नहीं होती, मीन्स हम वो क्लासेस पे कभी अटेंड नहीं कर सकते। बट यहाँ क्या है, आपसे अगर कभी कोई गलती से कोई क्लास छूट गई है या आप कहीं बिजी थे कि आप नहीं अटेंड कर पाए तो आप ऑफलाइन जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और 24/7 अनलिमिटेड टाइम्स आप उसे देख सकते हैं। तो इससे आपकी कभी क्लास ना, क्या बोलेंगे हम, कभी आपकी जो क्लासेस हैं ना वो बंक होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली कर सकते हैं वन बाय वन। ये तो था गाइस अन अकेडमी के बारे में। लाइव क्लासेस, हमारे जो एजुकेटर है वो आपको लाइव क्लासेस देते हैं वो भी फ्री। कैसे? आप यूट्यूब पे जाइए, आप जैसे स्पेशल कोर्सेज देखिए तो हमारे कई अच्छे अच्छे एजुकेटर से कहूंगी, मोस्ट जो सब एजुकेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के हैं। साथ ही तो वो अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज उन्हें हासिल है। साथ ही हम अन अकेडमी क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया से बेस्ट एजुकेटर आपके लिए छांट के लाता है। हम कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमें क्या होता है, हम बड़ी सिटीज में जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, वहां हम सिर्फ उस एरिया के जो बेस्ट एजुकेटर है हम सिर्फ उससे ही पढ़ पाते हैं। बट अन अकेडमी आपको ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है। यहाँ आपको किसी और शहर में किसी पर्टिकुलर एजुकेटर या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए नहीं जाना है। सब कुछ आपको अन अकेडमी अपने ही प्लेटफॉर्म पे देता है, वो भी बहुत ही कम कीमत में। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बहुत ही कम कीमत, जो मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ उसका रीजन क्या है। साथ ही टॉप एजुकेटर्स है हमारे कुछ, पवन चौधरी सर है, रूप सिंह यादव सर है, अमित शुक्ला सर है, गौरव सर। आप खुद देख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा महारत है, सॉरी उन्हें महारत हासिल है अपने अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी अपनी कैटेगरीज में। साथ ही इनका अपना अपना यूनिक स्टाइल है और ये बहुत ही अच्छे से टॉपिक को कवर करवाते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि वो आपके मतलब लर्नर्स के दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ जाए ताकि आप उसको और अच्छे से अपने एग्जाम में आप उसे लिख सकें, साथ ही आप अच्छे से उन्हें आंसर दे सकें। साथ ही कम्प्रिहेंसिव सिलेबस है कि मैंने आपको बताया था, हमारे जो एजुकेटर्स हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे कोर्सेज लाते हैं ताकि आप टू द पॉइंट पढ़ सकें। तो वैसे ही अलग अलग एजुकेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करें ताकि आप बहुत एफिशिएंटली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें और सक्सेस के और करीब पहुंच सकें।
मैंने जो सब्सक्रिप्शन की बात की थी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब्सक्रिप्शन कैसे है, क्या अमाउंट है और कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए अनअकैडमी इस इन्फ्लेशन या कहेंगे महंगाई के दौर में, साथ ही इस लॉकडाउन के दौर में भी। जो हमारे सब्सक्रिप्शन है एमपीपीएससी इन व्यापम के, वो बहुत ही रीजनेबल रेट पे हैं। आप जानते हैं हम एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मैक्स टू मैक्स हमें 70 से 80 हजार की फीस तो देनी ही देनी है, मीन्स हमें इतनी तो देनी है, फिर मैक्सिमम तो ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे जाती है। वही सब चीजें अनअकैडमी उसके 10% से भी कम अमाउंट में आपको प्रोवाइड करवाता है। कैसे? जो हमारा 1 साल का कोर्स है, ये देखिए 12 मंथ की उसकी कीमत है 7 हजार रुपए। बट वहां अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं जो कि है वैशाली VAISHL है, तो वो चीज मात्र आपको 6300 रुपए में पड़ती है। जो कि हम किसी शहर में जाते हैं तो वहां का 1 महीने का रूम रेंट ही हो जाता है, मतलब मात्र 525 रुपए में आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। साथ ही अगर आपको और किफायती मैं कहूंगी, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका 1 साल में प्रिपरेशन होना इस नेक्स्ट टू कहते हैं ना, ये तो नहीं कहूंगी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए और अच्छे ऑफर्स है कि हमारे 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो इससे ज्यादा भी अच्छा है। कैसे? उसके जो अमाउंट है वो मात्र है 8400 रुपये, बट अगर आप मेरे ये कोड लगाएंगे वैशाली VAISHL है, वो मात्र आपको 7560 रुपये में पड़ जाएगा। मैं इसमें क्यों एम्फेसिस कर रही हूँ कि आप 12 महीने का लें या 24 महीने का लें, उसके पीछे एक रीजन है। आप खुद देखिए, जो 1 महीने का कोर्स है उसकी कीमत क्या है, आपने देखी 1260 रुपए, और महीने का आपको कितना पड़ा 1260 रुपए। लेकिन आप वही अगर 12 महीने का लेते हैं तो मात्र कीमत कितनी है 6300 रुपए, जो पर महीने आपको मात्र 525 रुपए पड़ेगी। साथ ही वहीं आप अगर 24 महीने में जाएंगे और ये 1 महीने का ऐड करेंगे तो इन दोनों का मिला के हो जाता है कितना, 7560 में। मीन्स आपको 13 महीने के अमाउंट में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, जो कि जिसकी कीमत है अगर पर मंथ हम उसे अलग अलग कर डिवाइड करें तो मात्र 315। तो आपने देखा है कितने ज्यादा रीजनेबल रेट पे अनअकैडमी में कोई भी एग्जाम की तैयारी करने की वो देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो हमारे अमाउंट उसमें आप अगर मेरा कोड लगाएंगे तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने किसी भी कोर्स पे, जो कि है वैशाली VAISHL। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक ये क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अन अकेडमी की टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वहां हमारे एजुकेटर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो सेशन आप अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा सेशन है, अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाया था। तो हमारा पेपर 2 मेंस एग्जाम के पॉलिटी के का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक का सेकंड टॉपिक है, जो कि है टैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संविधान की विशेषताएं। तो भाई संविधान की विशेषता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम संविधान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए टैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा बेस है और इसी के बेस पे हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मकान है वो खड़ा हुआ है। हम उसके फीचर्स जानेंगे, कहाँ से लिया गया है, कैसे बना गया है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो हमारे ड्राफ्ट, मतलब जिसने हमें ड्राफ्ट किया है, जिसने इसे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसकी क्या फिलोसफी थी, क्या आइडियाज थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने से पहले, उसने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया। ये सब चीजें आज हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और हम जब इन चीजों को डिटेल में जानेंगे तो ये केवल आपकी नॉलेज नहीं बढ़ाएगी, केवल आपको एग्जाम सॉल्व करने में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती, साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि हमारे जो देश के आइडियाज हैं, जो फिलोसफी है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, कैसे उसके वास्तविक रूप में आए। साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या ऐसा किया था जिसके कारण ये फीचर्स उसने हमारे संविधान में डाले, उनकी क्या सोच थी उससे पीछे, ये सब हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और अगर हमने इस टॉपिक पे कमांड कर ले तो हमारा आधा से ज्यादा संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम इजिली समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। बाकी जो टॉपिक्स है वो तो हम बाद में जाके बहुत ही और एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ये तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। पर जब हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो वो चीजें हमें सॉल्व करना इजीली, क्योंकि हमारा बेस बन चुका होगा। जब बेस कहते हैं ना, जब जब बेस ही मजबूत होगा तो मकान मजबूत बनेगा। तो ये वही चीज है कि जब तल मजबूत होगा तभी तो मकान हमारा मजबूत हो पाएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपने अगर मेरी कल की क्लास ना देखी हो तो एक बार प्लीज जाइए उसे देखिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाली हूँ वो पूरे क्वेश्चन में जो आपको कल की क्लास में उसके आंसर्स मिल जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन था जो 2014 में 30 शब्दों में पूछा गया था, जो था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे,
हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि BN राव थे। इसके बारे में हमने वहां डिस्कस किया है, आप जाइए वो क्लास देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे, आप अगर वो क्लास देखिए तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। साथ ही 30 शब्दों में 2015 में फिर से एक और आया था कि व्हेन वेयर द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, कब हुए थे, कैसे हुई थी पहली मीटिंग, और परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे। तो ये आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा है तो ये किसने किया था इलेक्शन, कैसे हुए थे, ये तो आपको पता होगा 1946 में हुए थे। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। परमानेंट स्पीकर कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में चल के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। तो ये सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हम जब यहाँ पढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम रिटेन करेंगे, जितना हम रिटेन करेंगे उतने ही हमारे सक्सेस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो था, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति अगर कोई इंग्लिश मीडियम का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी होता है तो कौन थे, अगर हम सब जानते हैं तो वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय मानव भी कहते हैं, साथ ही नहीं मानव ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। साथ ही साथ उन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि वही थे और उन्हीं के देख रेख में पूरा ड्राफ्ट कमेटी बनी थी और ड्राफ्ट कमेटी ने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया था। जो 7 मेंबर्स है, जिसमें तो एक तो अपने रेजिग्नेशन दे दिया था और एक की डेथ हो गई थी। तो बेसिकली टोटल मेंबर्स में तो 9 थे, लेकिन जो कमेटी के मेंबर थे वो 7 थे, जिन्हें 2 को रिप्लेस किया गया था दूसरे मेंबर से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या मेजर इश्यूज थे, सेम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने क्या क्या इश्यूज आए थे, तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग थी, फिर हमारे ये दलित सेक्शंस भी आ गए थे, तो बहुत सी चीजें थी जो हमें उस टाइम इशू हुए थे। वो सब चीजें आपको बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहे तो वहां देख लीजिए मेरे लेक्चर को, आपके लिए आंसर करना इजी हो जाएगा। साथ ही अब मैं बताऊंगी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहले चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू द बॉडी, मतलब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो बॉडी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब मौलिक, जो हम मौलिक कानून या फंडामेंटल लॉ जो होते हैं कंट्री के, जिस पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो चलती है, या कोई भी अगर हम संविधान में एक कंट्री को नहीं रख रहे तो भी अगर कोई गवर्नमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जब वो अपना कार्य जिसके हिसाब से करती है, जिसके हिसाब से वो चलती है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान देश का भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है। तो संविधान का मतलब जानना जरूरी है, बाकी चीजें तो अपने आप ही एड ऑन हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द बॉडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल लॉज भी बोल सकते हैं ऑफ अ कंट्री, जिसके अकॉर्डिंग टू बी द गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज इट टू बी गवर्न, मतलब वो उनके हिसाब से चलेंगी। और इसे हम ये भी कह सकते हैं, ये प्रेजेंट करता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को भी ये प्रेजेंट करता है। इसे मैं हिंदी में कहूंगी, संविधान किसी देश के मौलिक कानून को कहते हैं, जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा ढांचा मतलब होता है, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रस्तुत करता है, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है, वो होता है हमारा संविधान। और क्या कहता है संविधान, एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं, हमारा संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी तो मैं बताऊंगी कैसे क्या कितनी क्या चीजें हैं उसमें सब चीजें। बट अभी ये समझ लीजिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सबसे आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, क्योंकि इसमें वो वर्ल्ड की जो सबसे आइडियल चीजें हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमने वो सब लेके उन सब कंपाइल करके हमारे भारत का संविधान बनाया था। जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनने ऐसे ही नहीं हुआ कि उठे और कुछ दिमाग में थॉट है संविधान बन गया, उन्हें हर एक एक चीज को बहुत ही एनालाइज किया। हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, कलर्स है, रेडिज्म की होती है, एथनिसिटीज बहुत ज्यादा अलग अलग है, फूड कल्चर बहुत ज्यादा अलग अलग है। हम थोड़ा सा भी हमारे ये से थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चेंजेस में जाते हैं तो वहां का पूरा कल्चर ही बदल जाता है। साथ ही हमारे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जातियां हैं, जनजातियां हैं, सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। थोड़ा सा हम अलग जाते हैं तो अलग तरह का कल्चर हमारे सामने आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है उन सबको ध्यान में रखते हुए, और ये जो हमारा भारत है जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में पहले बटा हुआ था और फिर उसे एक किया गया है, तो इन सब चीजों का ध्यान में रख के हमारा संविधान बना गया है ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जस्टिस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है, इक्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है, ताकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, संविधान के सामने सब बराबर है, चाहे फिर वो राजा हो चाहे वो फिर प्रजा हो, संविधान सभी के लिए बराबर है। वो किसी किसी को विशेष अधिकार देता है, क्या कहेंगे स्पेशल पावर देता है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को विशेष पावर नहीं देता है।
वो सब चीजें हम आगे चल के बहुत ही डिटेल में जानेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है जो मैंने लिखा था कि इट डिमार्केट्स द पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नेंस। अब देखिए, जो हमारी सरकार है वो एक कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, मतलब जो 18 साल से बड़े हैं, तो एक एज को हमने 18 एज को हमने एडल्ट मान लिया, तो उस एज से बड़े लोग वोट दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस एज को जब एडल्ट फ्रेंचाइजी माना है, तो क्या हुआ है कि जो हमारे पावर्स है और ऑब्लिगेशन है उन्हें भी हमने लिमिट किया है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही, लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। जो हमारे, जैसे हम पहले कहते थे, जो राजा होता था किसी भी देश का या किसी भी एरिया का, प्रिंसली स्टेट्स का, या उसका कितना बड़ा भी एम्पायर हो, वो मालिक होता था, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वहाँ जो भी चलता है, एक किताब जिसे हम संविधान कहते हैं उसके हिसाब से चलता है। तो उसमें बहुत ही सब कुछ डिटेल में दी गई है कि कुछ भी एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन ना हो लोगों को, कोई भी उसे मल्टीपल टाइम या फिर गलत इंटरप्रेट ना करे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा था कि किसी भी चीज को नेगेटिव वे में नहीं लिया जाए। हमारे देश में जो एथनिसिटी है, जो जो डाइवर्जन है, छोटे छोटे एरियाज में जो डिविजन्स है, जो डिफ्रेंशिएशन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी पिछड़े, जो हम कहते हैं ना पिछड़ा, बहुत पिछड़ा एरिया, इवन हमारे एमपी में भी कई एरिया बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, तो वो उन सबको अपलिफ्ट कर सके, हमारी मेन स्ट्रीम में ला सके, उन्हें भी पढ़ाई का, मतलब जो हमारी राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, इन जो जो प्रिंसिपल्स है, इनका पूरा लाभ मिल सके, उन्हें अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह से मिल सके। उसके साथ साथ वहाँ के जो है, वहाँ भी इनइक्वालिटी ना रहे, जो जो हमारे यहाँ जनरली सोसाइटी में जो अब बदलता जा रहा है, जो पहले बहुत ज्यादा एक बॉय और एक गर्ल के बीच में, एक लड़का और लड़की में जो अंतर था, वो धीरे धीरे कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। और हमारी जो सरकार है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई है इतने सालों में इस डिफरेंस को कम करने में। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी सरकार करती है, ताकि हमें एक इक्वलिटी और जस्टिस भरा एनवायरमेंट दे सके, जिसमें हम सब एक होके, एक जैसे, बिना किसी ना रिलीजन के, बिना किसी कास्ट के, एक बराबर होके रह सके। हम किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हो, हम किसी भी जाति से बिलोंग क्यों ना करते हो, जब हम साथ खड़े हों तो हम में कोई अंतर ना हो। ये ना कहे कि ये दूसरे उसका है, ये ना कहे कि वो दूसरे उसका है, पर सबको एक ही नजर से देख सके। यही हमारे रीजन थे, यही चीज थी हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिखा ताकि किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी ना आए। अब आगे चलते हैं, दुनिया संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो क्या था कंक्लूजन, अगर मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, जो हमारे केवल गवर्नमेंट या केवल गवर्नमेंट को नहीं, साथ साथ जन को भी, मीन्स पीपल्स को भी फॉलो करनी। मीन्स ये है, चाहे राजा हो, मैंने फिर से कहा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, सबके लिए एक ही रूल्स रेगुलेशन है, उन सबको वो सब चीजें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही फॉलो करे या सिर्फ जनता ही फॉलो करे, चाहे फिर वो कोई भी हो, सबको वो फॉलो करना है, ताकि बराबरी जो है, हम जो इक्वलिटी की प्रिंसिपल पे इतना फोकस करते हैं, उसे पूरी तरीके से अचीव कर सके और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसे अपनाया जा सके। फिर वो लिंग के अनुसार हो, चाहे अपने धर्म के अनुसार हो, चाहे जात के अनुसार हो, चाहे जहां हम रहते हैं, या कहते हैं ना कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, किसी के भी अनुसार हो, सब जगह इक्वालिटी है। फिर संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो मैंने ये बोला था कि सैलेंट फीचर्स हैं जो बेसिस हमें बताते ही हैं कि क्या है, क्या लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था, जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का रिफ्लेक्शन है, सेम है। जो सैलेंट फीचर है वो हमारे संविधान का रिफ्लेक्शन है कि हमारे संविधान की क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पे हमारा इतना बड़ा संविधान, या कहेंगे इतना बड़ा भारत खड़ा हुआ है। और आज भी आपने सुना होगा कि जो फॉरेन में कई कंट्री, जैसे फ्रांस ही है, कुछ सालों में आपका संविधान बदलती रहती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग में चेंजेस आते थे। लेकिन हमारा भारत के संविधान उस टाइम के हिसाब से भी इतना प्रोग्रेसिव है कि सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स के साथ हम उसे प्रेजेंट कंडीशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। मीन्स आपने सुना होगा कि संविधान संशोधन होते हैं, वो काफी हद तक बहुत सारे हुए भी हैं। वो हमारी एक पूरी क्लास है संविधान संशोधन की, जिसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अभी तक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। पर मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि जो संविधान संशोधन होते हैं, हमें पूरा संविधान बदलने की जगह सिर्फ उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बदल सकते हैं नीड के हिसाब से, जो टाइम की नीड है उसके हिसाब से। तो हमारा संविधान बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है। उसकी भी बहुत सारी प्रणालियां हैं कि अमेंडमेंट्स कैसे होंगी,
इसके पीछे बहुत सारे हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते थे ना कि बिल्कुल इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो कि उसकी वैल्यू ही ना बचे। तो हमारे संविधान है उसमें बहुत सी चीजों का ब्लेंड भी है, वो हम आगे देखेंगे। अब मैं विशेषताओं की बात करूँ तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, उसके बाद आगे जो भी होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। और अगर मुझसे कुछ छूट भी गया है तो मैं, आप चिंता मत करिए, मैं ये सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में आपको क्लास में समझाऊंगी। आगे वाली जो मेरी क्लासेस आनी है, मैंने टू द पॉइंट क्लासेस बनाई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपसे कुछ छूटे ना और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, अच्छे आंसर्स लिख सके, आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए उन आंसर्स को लिखने का। तो वो सब चीजें आपको मैं बताती जाऊंगी। तो सेलेंट फीचर्स आता है, पहला है क्रिएटेड रिटन एंड वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज, जरूरी नहीं है संविधान लिखा हो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित है, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा उसमें से 7 ही आर्टिकल्स है। वैसे ही जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस जो बेसिकली हमारे ढांचे, मतलब जहां से हमने ये सब चीजों की प्रेरणा ली है, वहां तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। वहां इतना फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सिर्फ वोटिंग के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स वहां संविधान को बदलने के लिए कोई विशेष अधिकार या कुछ भी नहीं है, वहां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। वहां लोग अपने अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान से सरकार चलती है, सरकार से संविधान नहीं चलता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। संविधान के अकॉर्डिंग हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव वर्क करते हैं। संविधान उनके उनके हिसाब से वर्क नहीं करता है। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान है सर्वोपरि है, मीन्स वो सरकार के भी सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। उसके साथ बहुत ही कंप्रहेंसिवली उसे लिखा गया है, एलोबरेटली लिखा गया है, और डिटेल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम के अनुसार बदलता जाता है, और उसके टाइम के नीचे जाते वो प्रोग्रेसिव और होता जाता है। ओरिजिनली जो हमारा संविधान था, जो 1949 में बना था, उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, जिन्हें 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और मात्र 8 शेड्यूल थे। बट अगर हम अभी देखें, जो मैंने कहा कि बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं संविधान में, 2019 तक जो हमारा संविधान है उसमें वही 3 चीजें, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई है। उसमें एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हो गए। मतलब 395, तो ये जो 395, मैं बता, आपको लगेगा ऐसे कैसे आर्टिकल्स बढ़ा दिए। आर्टिकल तो टोटल 395 ही है, बट इनके सब सेक्शन, समझ रहे हैं, जो 395 है, 395 1, 395 2, 395 3, ऐसे कर करके टोटल जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे आर्टिकल्स है वो 470 हो गए हैं, जिसे हमने 25 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे जो पहले, उसे हमने कितने हो गए हैं, आपको 12 शेड्यूल कर, मैंने क्या बोला, समय के साथ उन्हें बदलना पड़ा, बदले, और ये चीजें बढ़ती गई। साथ ही पहले मात्र 22 पार्ट हुआ करते थे, और आज कितने पार्ट है, 25 पार्ट। मैं आगे आपको अभी बताऊंगी कि 22 से 25 पार्ट कौन कौन से ऐड हुए और कौन से डिलीट हुए, कितने ऐड ऑन हुए, वो सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब पीडीएफ में नहीं है। मैं आपको, आप अच्छे से सुनिएगा मेरे जो मैं बताने वाली हूँ। पहली चीज तो हमारा संविधान है, स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो बोरो किया गया है, जो दुनिया के बहुत सारे संविधान, मतलब हर संविधान से ऑलमोस्ट लिया गया है। तो ये हमारे खुद की क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे जो जो मैंने बताया है आपको, दूसरे संविधान की जो इम्पोर्टेंट या आइडियल सोच थी, उसे हमने यहाँ डाला है। जो आइडियल था वो हमने यहाँ डाला है हमारे अकॉर्डिंग। मीन्स ऐसा नहीं कि जैसा वहां था कॉपी पेस्ट मारते, नहीं, हमारी जरूरत के अनुसार हमने उसे बदला और हमारे संविधान में हमने उसे इंक्लूड। साथ ही जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो इस तरह है, जैसे कि 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, 7th प्लस 42, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी अमेंडमेंट है। इसमें बहुत बल्कि अमाउंट में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए थे या अमेंडमेंट की गई थी। साथ ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd, 74th, आपने सुना होगा 73rd एंड 74th किस चीज की, हमारी ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज और रूरल डेवलपमेंट की जो पंचायती और इंस्टीट्यूशन है उनकी अमेंडमेंट है 73rd एंड 70। बहुत बड़ा चेंज था हमारे संविधान में। साथ ही साथ हमारी पॉलिटी में भी, हमारी सरकार जो पहले जो राज्य और केंद्र सरकार थी,
उसने अपने और डिवीजन करे, मीन उसने अपने साथ जो उसकी रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट थी, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। साथ ही पंचायती राज आया ताकि वो जो गांव, जो रूरल एरिया है उसे डेवलप कर सके। और म्यूनिसिपैलिटीज आई ताकि जो छोटे छोटे कस्बे से, सॉरी गांव से कस्बे बन रहे हैं, कस्बे से शहर बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे देखा जा सके। तो इसे संविधान की उपाधि दे दी गई थी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और जो आया है 104, 101 जो संविधान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब संविधान की बात करूं तो मैंने आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसका एक केस था, केशवानंद भारतीय केस है, जो 1973 में आया था। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं गार्जियन ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी संविधान, कोई भी वो अगर लॉ बनाता है और वो संविधान को ओवरराइड करता है, मीन्स उसे हानि या उसके किसी फैक्ट्स को ओवरराइड, मतलब मैं हिंदी में क्या बताऊं, ओवरराइड करता है, आप समझ जाइए, सॉरी, ओवरराइड करता है तो वो उसे नल एंड वाइड कर देते हैं, मतलब वो इनवैलिड हो जाता है। तो कोई भी लॉ कितना भी इंपॉर्टेंट है, वो संविधान के किसी भी पार्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे आई थी बात केशवानंद भारती केस वर्सेस, केस आया था 1973 में, जिसमें यही कहा था कि कॉन्सेंट पावर जो पार्लियामेंट के पास है, जो हमारे पार्लियामेंट के पास ये लेजिस्लेटिव पावर है, आर्टिकल 368 में जो आता है, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो हम बेसिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डिटेल में। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे वो ओवरराइड नहीं कर सकता, उसे ओवरकम, मतलब उसे गलत से नहीं काट सकता। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत, जो मूलभूत आधार है, एग्जैक्टली बेसिक होता है हमारा जो ढांचा है, हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कभी भी आप इसके बारे में अगर लिख रहे हैं तो ये केस हमेशा याद होना चाहिए, आप ज्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे आंसर में इन सबको डाल के। साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट है वो है संविधान। जो हमारा नेक्स्ट है, उसमें जाने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स और आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने थोड़े से एनालाइज करके निकाले थे। कि जो हमारा संविधान है, मैंने आपको बताया कम्प्रीहेंसिव, इलोबरेट और बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है। 1951 से जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, वो कब हुई थी, 1951 में। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल फ्लेजली एग्जिस्टेंस में आया था। 1951 में हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल, 9 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसके अनुसार ये होता था कि अगर कोई भी एक्ट 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है किसी भी लॉ के आने पर, उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जो 9 शेड्यूल में डलने के बाद चीजों का नहीं कर सकते हैं। और भी चीजें अगर आपको डाउट है तो वो भी मैंने कहा है, मैं आपको जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे चीजों को और डिटेल में समझाती जाऊंगी, ताकि आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाए। साथ ही उस टाइम तक हमारे 20 आर्टिकल्स हैं, मीन 1951 में ही 20 आर्टिकल और एक पार्ट जो संविधान का है उसे हटा दिया गया था। उसके अलावा 95, 95 आर्टिकल्स और 4 पार्ट्स को ऐड किया गया है। समझ रहे हैं आप, 95 आर्टिकल्स एंड 4 पार्ट। और कौन कौन से 4 पार्ट भी ऐड किए, 4 है जो कि आपको अगर याद हो तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से मौलिक कर्तव्य है, 9 है, 9B और 14 है। ये 4 पार्ट ऐड किए गए थे, इसके कारण हमारा जो आर्टिकल है, जो ये वाला है, और जो, सॉरी, जो 22 पार्ट थे, जो मैंने आपसे बोला था 25 पार्ट हुए, तो आपने सोचा होगा सिर्फ 3 ही पढ़े हैं। एक पार्ट वहां का भी काटा गया था, इसका था पार्ट 7। पार्ट 7 को काट के 4 नए पार्ट्स आए। कौन कौन से, 4 है, 9 है, 9B एंड 14 है। उसके बाद आगे बढ़े तो इतना बड़ा हमारा क्यों है, हमारा जो संविधान है वो इतना बड़ा क्यों है, उसके भी कुछ रीजन है। कि पहली चीज तो ये ज्योग्राफिकल, हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री, जो हम अमेरिका का हटा दिया जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, बट उसके अपने अपने स्टेट्स का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन हमारा जो कंट्री है उसमें अपने अपने स्टेट्स का कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो हमारी कंट्री, उसका एक ही संविधान है, तो केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान है, इसलिए वो इतना बड़ा है। और बल्कि सेकेंडली, देश बहुत बड़ा है, बहुत एथनिसिटी है, बहुत इश्यूज, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, उन सबको एकजुट करने के लिए भी इतना बड़ा संविधान लिखा गया है, ताकि किसी को किसी का भी राइट कम ना हो सके, किसी को भी इनजस्टिस ना हो। साथ ही ज्योग्राफिकल एरिया, मीन वही चीज मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकल एरिया भी बड़ा है, ये भी एक रीजन है। उसके साथ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मीन हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे जो संविधान है वो अभी से, अभी की देन नहीं है। मैंने रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। उसके बाद कई सारे एक्ट्स आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया,
फिट इंडिया एक्ट 1784 आया, चार्टर एक्ट की सीरीज आई थी जिसमें 1793, 1813, 1833 एंड 1853 में 4 हमारे चार्टर एक्ट आए, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1861 में, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1892 में, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में, या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया जिसे हम मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म भी कहते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में जिसे हम मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सॉरी 1935 में। साथ ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। ये जो एक्ट आए थे ये सिर्फ एक्ट नहीं थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बेस थे। यहीं से हमारी जो पॉलिटी थी वो स्टार्ट हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन रूल का स्टार्ट हुआ था, और कैसे उन्होंने हमारी पॉलिटी को चेंज किया, ये जो एक्ट्स है जो उन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, एक वो भी रीजन है कि वो इतना बड़ा ज्यादा बल्कि हो गया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें जो डोमिनेंस था वो बेसिकली सब लीगल लिमिनरीज का था। मीन जो ज्यादातर लोग थे वो उस टाइम जो हम आज लॉयर कहते हैं उस टाइम उन्हें बैरिस्टर कहा जाता था। तो जो हमारे लिमिनरीज थे उस टाइम, जो हमारे जो पर्सन थे जो इन कमिटीज में थे, वो ज्यादातर लॉयर या लॉ फील्ड से रिलेटेड थे। तो जो लैंग्वेज भी है, जो चीजें भी हैं, उन्हें उसी के हिसाब से ड्राफ्ट की गई है। अब हमारा अगर हम अगला पॉइंट देखें तो ये तो बहुत लंबा होगा, क्रिएटेड रिटन एंड वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद संविधान की सर्वोच्चता। संविधान द्वारा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है, अर्थात संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। कोई भी कानून या आदेश संविधान की सीमाओं में ही जारी किया जा सकता है। यदि कोई भी संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। शायद ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने मेरी अच्छे से सुना होगा तो मैंने आपको इस बारे में बताया था। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कैसे, इसका संविधान नहीं होगा हम संवैधानिक सर्वोच्चता कैसे प्रूव करेंगे, जो कि है संविधान से बड़ा लॉ इस कंट्री में कोई नहीं है। सबसे हाईएस्ट लॉ है जो हमारे देश का वो है संविधान। Any law or order is issued within the boundaries of the constitution if anyone is against the basic structure। कोई भी रूल अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनता है तो जुडिशरी उसे इनवैलिड घोषित कर देती है। मैंने कहा था ना, संविधान को कोई भी लॉ ओवरराइड नहीं कर सकता। संविधान संशोधन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, बट उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इन दो चीजों में अंतर है। तो जब भी आप पढ़े तो ये चीज ध्यान रखें कि वो अगर संविधान संशोधन के थ्रू हुई है तो पॉसिबल है, बट अगर वो सिर्फ एक लॉ बना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी फैक्ट को और को ओवरराइड नहीं कर सकता। साथ ही अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब ये कहेंगे संविधान ब्लेंड, मैंने आपको कहा था हमारा संविधान कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजों का ब्लेंड है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कितना फ्लेक्सिबल है, ना कि वो इतना फ्लेक्सिबल है कि यूएस में मुंह से बोल के संविधान, क्योंकि वहाँ रिटर्न नहीं है, इसकी जो मर्जी आती है, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेती है। वैसे ही जो कठोरता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी भी नहीं है। मात्र 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी मात्र 7 आर्टिकल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट करनी होती तो उन्हें सारे स्टेट एटलीस्ट 50+1 मतलब 50% +1 का रेशियो होना चाहिए, जब जाके वो वहाँ पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है किसी भी संविधान को बदलने में। और इससे क्या होता है कि समय के साथ जो हमें नीड होती है संविधान में चेंजेस की, क्योंकि हर समय एक सा नहीं होता है। जैसे आपकी सुविधा, हमारी एंशियंट इंडिया, हमारी मिडिवल इंडिया और हमारी मॉडर्न इंडिया में कितना अंतर है। और हमने जब इंडिपेंडेंस पाई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस पाई थी, वहां से लेके आज हमें 70 साल हो गए, उसमें कितना अंतर आया। इवन आप अगर ये टाइम भी बहुत लंबा माने तो आप अपने आप को ही देखिए। हम जब एग्जाम की तैयारी करते तो एटलीस्ट हम 20-25 मतलब 20-22 या 25 साल के तो होंगे। आपने खुद देखा होगा कि जिस एज में आपने अपना होश संभाला होगा, ज्यादा ज्यादा 5 साल की एज में, 6 साल की एज में, और आज आप जितने भी साल के हैं, 22, 23, 24, 20, 21, कितने भी साल के, आपने खुद देखा होगा कि कितने चेंजेस आए हैं उस टाइम में और इस टाइम में। अगर अब हमारी फैमिली ही होती है, हमारी फैमिली होती है, अगर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो उसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी होता है वो थोड़े उसके अगेंस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चेंज इस दुनिया में ओनली कांस्टेंट है, चेंज होता रहता है, इसलिए उस समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है, जो 73 साल पहले बना था,
मीन्स शुरुआत हुई 73 साल पहले, बाकी एग्जिस्टेंस में तो 70 साल पहले आया है, बट जो 73 साल पहले चालू हुआ था, 70 साल से वो एग्जिस्टेंस में है, और साथ ही उसे हो चुके 70 साल, तो उसमें बदलाव तो आएंगे आएंगे। जिस तरह से समय बदलता है, हम संविधान बनेंगे तो ये साथ होगा, वरना ये भी रिजिड हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। आउटडेटेड हो जाएगा तो लोग इसे फॉलो करना छोड़ देंगे और फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि उस देश की सरकार या वो देश पिछड़ जाए दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें समय के साथ चलना है, तो हमें ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता है। इवन मैं ये पर्सनल लेवल पे कह रही हूँ, ना ही कि संविधान में, हम पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो वहां भी ये चेंजेस जरूरी होते हैं। तो कुछ भी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ या हमारे आसपास के एरिया को रिलेट करके पढ़ेंगे, तो चीजें आपके लिए भी इजी हो जाएंगी। अगर आप जब वो चीजें देखेंगे ना, तो आपके लिए एग्जाम में आंसर की जितना आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ये चीजें लेंगे ना, उतना ही चीजें इजी हो जाती हैं, तो उतने ही मार्क्स आप फैच कर पाते हैं। वरना रट के तो सब लोग सेम लिख सकते हैं, बट जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं इतने सालों के, चाहे वो फेलियर एक्सपीरियंस हो, आप कभी एग्जाम की तैयारी कर आप 2 4 बार फेल हुए उसका एक्सपीरियंस हो, चाहे आपकी जो इतनी लाइफ की जर्नी है उसका एक्सपीरियंस हो, अगर आप उसे सही यूटिलाइज करेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, तो आपके आंसर बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता। सेकेंडली, रट के सब लिख सकते हैं, लेकिन वो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसे कोई नहीं लिख सकता आपसे बेहतर। तो हमेशा इस चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप आंसर लिखिए, जब भी कोई पढ़ाई करें। इससे ये होता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, साथ ही साथ हम रियल लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं। अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमें वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, इन कंपेरिजन कि हम उसे रटते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी पढ़ रहे हो। अब चाहे मैं तो पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आप अगर ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, आप एनवायरमेंट भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस टेक पढ़ रहे हैं, इवन आप एथिक्स, एथिक्स तो इसी चीज पे डिपेंड करता है, पूरा बेस ही एथिक्स का ही है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। मैं जानती हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है अप्लाई करने में, लेकिन आपने अगर एक बार उसे अप्लाई करने की कोशिश कर दी, तो वो जो टाइम आपको लगा है ना, वो वर्थ इट होता है। क्यों वर्थ होता है? क्योंकि आप उसके बाद उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं, और अगर आप उसे टाइमली टाइम रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जाम में आप उस चीज पे आंसर लिखने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और हो भी सकता है, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। आपका जो एग्जामिनर है आपकी यूनिक स्टाइल को लेके आपको मार्क्स देते, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं मार्क्स लेने के। कोशिश करूंगी कि आगे जाके मैं मेंस राइटिंग स्किल्स पे भी आपके लिए एक क्लास लेके आऊँ। पर जब तक आप जो मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर चीज स्लाइड में नहीं है। कुछ चीजें मेरे भी एक्सपीरियंस की देने, जो मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो एकदम से दिमाग में आ जाता है कि अरे ये भी तो हो सकता है। तो जो मेरे एग्जाम्पल्स है वो कहीं भी लिखे नहीं है, मैंने खुद तुरंत तुरंत जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं आपको समझाती जाती हूँ। तो आप क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी हमेशा। ताकि अब मैं अमेंडमेंट की बात करूँ, मैंने कहा अगर हम वापस टॉपिक पे आए, तो एक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है एंड रिजिडिटी है, ठीक है। तो हमारी जो अमेंडमेंट है वो दो तरह की होती है बेसिकली हमारे संविधान में। अगर हम पॉइंट जाए तो दो, एक सिंपल मेजोरिटी से होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरी होती है सिंपल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का हो, मतलब हाफ ऑफ द जो हमारे स्टेट है उनकी भी उन्हें भी मंजूरी देनी पड़ेगी, तभी हमारी अमेंडमेंट होती है। और एक और है जो एक छोटी सी, कि एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके लिए आर्टिकल 368 लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसे आर्टिकल 368 के पैरामीटर से बाहर रखा है। आर्टिकल 368 के हिसाब से सिर्फ दो ही तरह की अमेंडमेंट्स हम कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद द जो मंजूरी कहेंगे, क्या बोलेंगे, रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट्स टुगेदर। तो ये दो तरह की होती है। तो जो हाफ ऑफ द स्टेट्स, आपको लगेगा कि अभी तो मैम ने बोला कि अमेरिका में ये होता है तो बहुत रिजिड है। जी नहीं, रिजिड क्यों है, वहां क्यों रिजिडिटी की नीड पड़ी है, क्योंकि अगर कोई भी कानून जो स्टेट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो, जैसे ऑल इंडिया सर्विस हुआ, इमरजेंसी प्रोविजन हुआ, सिटीजनशिप हुआ, ये सिटीजनशिप का सॉरी वो तो यूनियन लिस्ट मैटर। और ये जो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में कोई चेंजेस करने हुए, अगर गवर्नर या सीएम के पावर या स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ में कुछ चेंजेस करने हुए, तो ये सब चीजें जो है ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, रिजिड इसलिए कहा क्योंकि इनसे स्टेट का मानना भी जरूरी होता है। यहाँ यहाँ अकेला यूनियन यूनिकली मतलब इंडिविजुअली या सिर्फ सेंट्रल अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें सेंटर को स्टेट की परमिशन लगती ही लगती है, स्टेट को रेटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा रिजिड हो जाता है। वहीं पर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती है जो इन सब चीजों पर नहीं आती है, जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट होती है, तो वो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ दी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होते हैं, उन्हें अपने वोट देने होते हैं, तभी वो अमेंडमेंट होती है। इतना क्यों भाई, मेजोरिटी तो मेजोरिटी, तो 2/3 हो चाहे 1
50+1 वाला रेशियो, लेकिन नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम संविधान संशोधन कर रहे हैं। अगर हमारे इसमें अगर हम देखा जाए तो अगर 51% लोग मान रहे हैं, अगर मैं ऑर्डिनरी आपको मेजोरिटी के बारे में बताऊं, अगर 51 लोग मान रहे हैं तो 49 लोग तो नहीं मान रहे हैं ना। तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, जो जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो एक दो का ना, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ताकि हमारे संविधान संशोधन हो रहा है वो कितने सही है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पार्टी को 62/3 मेजोरिटी तो हासिल होती नहीं है। अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट में, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। तो जब तक दूसरी पार्टी उसके साथ उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी, अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि ये जो हमारी जो सरकार है वो हर इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंटेटिव हमने भेजे हुए हैं सबके अकॉर्डिंग चल रही है। इसलिए 2/3 मेजोरिटी होना बहुत जरूरी है, और स्पेशल मेजोरिटी है तो इसका एक फायदा ये भी है कि हमारे संविधान में संशोधन हो रहा है वो काफी हद तक सही है। ये रीजन है, और यही कारण है कि ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी की दो तरह के अमेंडमेंट्स है। आदि जैसी है आपकी हाफ ऑफ द रेटिफाई बाय द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को, राज्यों को उसे रेटिफाई करना होता है, और एक क्या होती है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस के हिसाब से चलती है। ये तो था हमारा संविधान संशोधन। बाकी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेरी एक क्लास होगी, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी कि संविधान का संशोधन कैसा होता है। मैं सिर्फ यहाँ एक आपको ओवरव्यू देती जा रही हूँ टॉपिक का, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जब आप वहां पढ़े तो आपके लिए कुछ एकदम से नया ना हो, कोई चौंकाने वाले ना हो, तो उस हिसाब से मैं अपनी क्लास पढ़ा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी वाइब, मीन्स कई बार हमारा जो संविधान है वो फेडरल इन नेचर है, लेकिन किसी कभी कभी वो यूनिटरी भी हो जाता है, मतलब एकात्मकता भी उसकी तरफ हो जाती है। वो क्यों होती है? कि जो हमारा आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, बट अल्टीमेटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस चीज की टेक ओवर वैल्यूज ली है? वो है फेडरलिज्म, मीन्स दोनों का। और आजकल जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो तीन मेजर फेडरल सिस्टम है, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एंड द क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये तीन फेडरेशन के हमारे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स या मेजर फीचर्स हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है कि क्या है। रिटन संविधान मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या लिखित संविधान है। सुप्रीम और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जुडिशरी है, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है अपने आप में। और क्लियर डिवीजन ऑफ द पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। बट द सेंटर एंड द स्टेट इज मोर पावरफुल, मतलब क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो पहली चीज तो स्टेट को ज्यादा पावर देंगे, तो कई बार चांसेस होते हैं कि स्टेट पावरफुल होगा। आपने देखा होगा जैसे यूएस है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां अगर स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है, एंड उनका उनका जो फेडरेशन है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। हमारा फेडरेशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, हमारे देश को कोई भी छोड़ के जा नहीं सकता। इसलिए उस चीज को बनाए बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में क्या किया है कि सेंटर को ज्यादा पावर दी है। जैसे स्टेट में जो आपने देखा होगा ऑल इंडिया सर्विस जो होती है, बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन वो वर्क स्टेट कैडर्स में करते हैं। सेम है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर, वो भी नॉमिनल हेड होता है हमारे स्टेट का, बट उसे अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इमरजेंसी प्रोविजन वो चीज होती है कि जब इमरजेंसी लगती है तो जो हमारा फेडरल नेचर है हमारे संविधान का वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो स्टेट्स की पावर होती है वो जीरो हो जाती है, और जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल का कंट्रोल हो जाता है हमारे राज्य पे। चाहे फिर वो राज्य के एक एरिया पे लगी हो, चाहे पूरे देश पे लगी हो, चाहे पर्टिकुलरली पूरे राज्य पे लगी हो। और सेंट्रल डोमिनेशन तो है फाइनेंशियल सिस्टम में, जो हमारे ग्रांट्स होते हैं, हमेशा जो बजट होता है हमेशा सेंट्रल को जाके, क्योंकि उसे पूरे देश को देखना होता है। साथ ही जो ग्रांट्स होता है हमें कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो देती है। तो ये सब छोटे टॉपिक्स है जिन्हें हमें बहुत ध्यान से देखते हैं, कि यही हम गलती करके जाते हैं, और यही हम गलती करते हैं जिससे हम पेपर में भी कई बार गलत हमारा आंसर हो जाते हैं। बाकी मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो फेडरेशन के बारे में, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। कई कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमारे फेडरेशन को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। कौन कहता है? केसी वेयर जो है वो हमारे जो संविधान को उसे क्वासी फेडरल कहते हैं। वहीं बार्गेनिंग फेडरेशन, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? मोरिस जोन्स ने कहा है हमारे संविधान को, कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस तो है, बट जो इसकी क्वालिटीज है, जो इसके फीचर्स है, वो किस चीज के? बार्गेनिंग फेडरलिज्म के। ठीक है, साथ ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने बताया था आपको कि आज जो कंसेप्ट चल रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का चल रहा है, वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बताया था। और वही फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय
आइवर जेनी ने कहा था कि जो हमारा फेडरेशन है, लेकिन जो सेंट्रल टेंडेंसी उसकी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्टेट। ये तो हमारा फोर्थ पॉइंट। हम फिफ्थ पर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आपको पता होगा दो तरह के सिस्टम्स होते हैं वर्ल्ड में, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चुना, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं चुना? पहली चीज तो हम ब्रिटेन के रूल के अंडर थे, तो वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता था, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना चुना जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना तो उसके भी कुछ फीचर्स थे, वो तो हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किए हैं, मतलब टोटली हमारा वैसा नहीं है जैसा वहां पर है। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, संसदीय व्यवस्था को चुना। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में केस होता है, वो सेपरेशन ऑफ द पावर का होता है बिटवीन द टू। मीन्स जो हमारे एग्जीक्यूटिव है और जो हमारे लेजिस्लेटिव है वहाँ अलग अलग होते हैं। मीन्स वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो अलग होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और वहाँ का जो लेजिस्लेचर होगा वो अलग होगा। वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जब वो हमारे जो सांसद होते हैं, जो हमारे एमपीज होते हैं, जब वो रूल बनाते हैं तो वो लेजिस्लेटिव, मतलब वो लेजिस्लेटिव वर्क कर रहे हैं। वहीं जब वो उन्हें एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उन्हें ही हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन बिटवीन दी एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा जो हेड होता है वो इंडियन प्रेसिडेंट होता है, जो नॉमिनल एक्सिक्यूटिव हेड होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, बट उसके पास वो रियल हेड होता है। हमारे यहाँ नॉमिनल एक्सिक्यूटिव होता है, वहाँ हमारा रियल हेड कौन होता है? पीएम, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो रियल रियल पावर, जैसे इसमें मैंने मेंशन भी किया है कि रियल पावर जो है वो किसमें होती है? प्राइम मिनिस्टर में, जो लेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके? पार्लियामेंट पे। और कब तक ऑफिस में रहते हैं? जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय करते हैं, कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं पार्लियामेंट का। के बाद मैं आपको कुछ फीचर्स बताना चाहूंगी पार्लियामेंट्री सिस्टम के, कि दो, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिर्फ एक हेड होता है जो कि होता है प्रेसिडेंट, वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड और एक रियल हेड। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजोरिटी पार्टी का ही रूल होता है। साथ ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट आता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। साथ ही फोर्थ होता है कि मेंबरशिप होनी चाहिए मिनिस्टर की लेजिस्लेचर में। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन गया, जब तक वो तो वो मेंबर नहीं होगा वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। और अगर वो बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर वहां उस संसद का या उस विधानसभा का मेंबर बनना ही पड़ता है, वरना उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त हो जाती है। साथ ही लीडरशिप होता है, लीडरशिप ऑफ दी पार्टी जो होता है वो हेड होता है। मीन जो हमारी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा वो पीएम होगा, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा वो क्या होगा? अपोजिशन लीडर होगा। ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के हेड होते हैं। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द लोअर हाउस एंड अपर। डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया कि कौन किसकी क्या क्या पावर है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण जो इसकी स्मूथनिंग है वो स्मूथ हो जाती है। सॉरी, उसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। आते अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे होगी? हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था हमारे, जब ये संविधान बना रहे थे, कि जो हमारे तीन ऑर्गन है, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों ही अपने आप में स्वतंत्र है, किसी भी एक दूसरे के काम में दखल-अंदाज़ी ना करें। ऑल्दो अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल गई, मैंने कहा ना समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं। ये तो हमारा बेस है। अब जो चेंजेस आ रहे हैं हम उससे भी ओवरकम करने की चांसेस गवर्नमेंट हमेशा ढूँढती रहती है, नए लॉस लाती रहती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें ओवरकम कर सकें, जो एम्बिग्यूटी आ रही है या जो चीज़ें आउटडेटेड उसे हटाते जाएँ। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कांसेप्ट है, वो एस्टेब्लिश होता है कि एक इंटीग्रेटेड, मीन्स इंटीग्रेटेड और एक इंटीग्रेटेड के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए किसी भी देश में। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होते हैं उसे प्रेसिडेंट करता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, सैलरी और एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। ये चीजें सब है, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, मीन ये सब चीजें तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ये रीजन है, अगर उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी तो एक जो ट्रस्ट है हमारा जुडिशरी के ऊपर, वो लोगों का हट है। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कोई केस होता है, कभी कोई भी व्यक्ति, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे कोई भी बिजनेस में इश्यू हो, तो हमेशा जब भी कोई इनजस्टिस करता है किसी के साथ,
तो क्या बोलते हैं, आप ये कोर्ट में देख लेंगे, सी यू इन कोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी पे आज भी लोगों का विश्वास बाकी है। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी हमेशा हमारे संविधान और हमारे, क्योंकि संविधान को ध्यान में रख के अपनी ऑर्डर देती है। कोई भी लॉ अगर हमारे संविधान को ओवरराइड करता है तो उसे नल एंड वॉइड कर देती है। साथ ही साथ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ही कहा जाता है। और संविधान किसका है? संविधान हमारा, संविधान किसके लिए लिखा गया है? ताकि जो हमारे पीपल्स हैं वो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी सब चीजों को एक साथ एंजॉय कर सके। ताकि एक देश में होने का मतलब ये होगा कि सब लोग एक समान है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करूं तो हमारे जो न्यायपालिका, पहली चीज तो हमारे दो तरह की जुडिशरी, हमारे सेंट्रल पे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे स्टेट्स में हाई कोर्ट है। बट हमारा सिंगल जुडिशरी है, मीन्स अगर कोई लॉ में इश्यूज आता है तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सॉरी चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, वो मतलब जो स्टेट में सबॉर्डिनेट कोर्ट आते हैं मैं उसकी बात करूँ, जो हाई कोर्ट के पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं। तो सारे और जो होते हैं एनफोर्स कर सकते हैं स्टेट लॉ को एज वेल एज सेंट्रल लॉ को। ऐसा नहीं कि सेंट्रल लॉ है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट भी कुछ हुआ है तो आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट में अपना केस लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जुडिशरी यूनियन एंड स्टेट में नहीं बढ़ी हुई, सॉरी बटी हुई है। ये एक हिराकी है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का फैसले से आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड या आपको उससे संतुष्टि नहीं मिली तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। स्टिल हाई कोर्ट में अगर आपको नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये हमारी एक सिंगल जुडिशरी है जिसकी हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट। और हमारे जो दूसरे होते हैं लोक अदालत, ये सब चीजें जो होती है जुडिशरी की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग है। वहीं अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन जुडिशरी से हमारा कंपेयर करें, जो अमेरिकन जुडिशरी है में क्या होता है, फेडरल लॉज को फेडरल कोर्ट देखता है और स्टेट लॉज को स्टेट कोर्ट देखता है। तो इन्हें डिवाइड कर रखा है। लेकिन हमारे पूरे देश में जो जुडिशरी है वो एकजुट है, मीन्स एक सिंगल हिराकी है। और साथ ही साथ अपने अपने टाइम पे सब जो हमारी जुडिशरी है अपने अपने कर्तव्य को पूरा करती है। और हर बार हमारे जो संविधान है उसमें हमारे विश्वास को कायम रखने में तो पूरी कोशिश करती है कि जो हमारी जनता है वो संविधान पे जो विश्वास है, जो जुडिशरी पे जो विश्वास है उसे कायम रख सके। साथ ही अगर मैं मैंने आपको शायद ये वाला बता चुकी हूँ केस, फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो केस था हमारा 1973 में केशवानंद भारती केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और एक सोहाबानो केस आपने अगर सुना होगा, तो सोहाबानो केस था वो राजीव गांधी के टाइम का था, 1982 के आसपास, 1984 के आसपास। उसमें बेसिकली जो हम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था। जो बंदी थी साहबानो, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दिया था, ट्रिपल तलाक। प्लस उसने उसे एलुमनी देने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि जो उसकी दूसरी वाइफ है, अगर वो इन्हें सबको ही एलुमनी देगा तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, या वो केपेबल नहीं है। तो इसके अगेंस्ट जो साहबानो केस है, साहबानो जो लेडी थी उसने ये मुद्दा उठाया था। बेसिकली ये जो एलुमनी है और ये हमारा डाइवोर्स के बाद जो इश्यूज होते हैं जो मुस्लिम लॉज में, उसके अगेंस्ट। बट आपने देखा होगा, अगर हम ये आज पढ़ रहे हैं जो आज की डेट है उसके हिसाब से, तो ये केस सॉल्व हो चुका है, ट्रिपल तलाक अब इंडिया में बैन हो चुका है। तो जो केस थे केशवानंद भारती केस, साहबानो केस, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट्स है जो एविडेंस देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, कलर, क्रीड हर चीज से ऊपर है। मतलब ये जब अपना जजमेंट देता है तो इसे ये नहीं होता है कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम किस समाज से बिलोंग करते हो, तुम किस एरिया से बिलोंग करते हो, उसके लिए उसकी नजर में सब एक समान है। फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे पारसी हो। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम हमेशा अपने आप को प्रूफ किया है कि उसकी जो वो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पूरी जुडिशरी की ही बात कर रही हूँ, कि वो इंडिपेंडेंस है और वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। अब बात करेंगे सेवन पॉइंट की, कि हमारा जो संविधान है वो सिंथेसिस है किसकी, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का। अब ये क्या है, देखो जो डॉक्ट्राइन सोवेरेनिटी की पार्लियामेंट में वो एसोसिएट है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, पर जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो कहाँ से आई है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से आई है। फिर देख रहे हैं जो सिंथेसिस हमारे पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का है, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक पार्ट है, एक पार्ट अमेरिका, मतलब मैंने आपको कहा था ना ब्लेंड है हमारा संविधान अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये यहाँ क्लियर दिखता है। भाई पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो नया लॉ या लेजिस्लेशन या अमेंड कर सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है इंडियन संविधान का, उसके पास राइट है कि वो एक फाइनल इंटरप्रिटेशन कर सकता है, रिव्यू ऑफ टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ द लॉ। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट।
और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। जो हमारा संविधान है, मैंने बताया सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का है। उसके साथ साथ जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है, ये सब चीजें मैं आपको पहले और भी डिटेल में बता चुकी हूँ। तो जब आप आ रहे हो तो मुझे ऐसा फील होता है कि सर आपने अगर ध्यान से सुनी हो मेरी क्लास को तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो कि जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होती है, कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी इंटरप्रिटेशन आता है, कोई भी लॉ आता है, तो वो संविधान से ऊपर नहीं है, ये उसका गार्जियन है इंडियन संविधान का। इसलिए जो फाइनल इंटरप्रिटेशन और रिव्यू होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो लॉ बना है वो संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रोविजन को ओवरराइड तो नहीं कर रहा है। अगर ओवरराइड करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, और नहीं कर रहा है तो वो कितना वैलिड है, हमारे संविधान की जो आइडियल फिलोसफी उनसे कितना कंपैटिबल है, ये सब चीजें देखी जाती है सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ऐसी है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या, सॉरी प्रभुता का, संसदीय प्रभुता का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई बाहर की पावर की नीड नहीं है हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की। हम खुद अपने आप में कंप्लीट है या पूरे हैं कि हम अपने डिसीजन, अपने राइट्स के लिए खुद बोल सकते हैं, हमें किसी और बाहरी एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं है, ये होता है हमारी मतलब प्रभुता, सोवेरेनिटी का मतलब। तो आपको सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, कर सकते हैं कोई एक्सटर्नल पावर को सोर्स। और जुडिशियल सुप्रीमेसी है तो हम अपने संविधान को की जो आइडिया और फिलोसफी को एकजुट करने के लिए टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट उसे वैलिडेट करने के लिए रिव्यू और इंटरप्रेट करता रहता है, ताकि हमारे संविधान है उसका जो मूल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे कोई भी हानि ना हो। साथ ही जो हमारा एट है वो सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवेरियन का मतलब मैंने आपको समझाया, अभी फिर से मैं बता देती हूँ ताकि आप बार बार सुनेंगे आपको याद रहेगा, और आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आप उसे भूलेंगे नहीं कि इंडिया एक सोवेरियन स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, हमें हमारा देश चलाने के लिए किसी बाहरी पावर, किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं होती। देखिए हम लिखा भी है, किसी विदेशी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसका मतलब होता है सोवेरियन। तो यही हमारे फैक्ट्स हैं। और इसी के हिसाब से संप्रभुता का मतलब डेमोक्रेटिक क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हैं कि हमारा जो संविधान है, सॉरी हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किसी हेरेडिटरी या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल से चुन के नहीं जाती है वहाँ। हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सिस्टम पे वर्क करती है। मतलब कोई भी इंसान अगर वो एडल्ट है, मीन्स वो 18 वर्ष का है, तो देश में जितने भी 18 वर्ष से ज्यादा के लोग होंगे वो सभी वोट कर सकते हैं। फिर चाहे वो देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी, कोई भी बिजनेस करते हो, किसी भी वर्ल्ड में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है। अरे गणराज्य मतलब रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब ये होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो हेरिडिटरी नहीं है। समझे आप, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेरिडिटरी नहीं है, वो संविधान, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन सब पे चलती है। और कोई भी धर्म या कुछ भी हमारे देश को नहीं चलाता है। आप देखते हैं हम क्या करते हैं, हम चुनाव में पीपल्स को इलेक्ट करते हैं, हम संसद में उन्हें बिठाते हैं, हमारे पीएम या सीएम बनते हैं वो लोग। तो वो लोग कौन होते हैं, एक ही फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते ना। जो खड़ा होता है, जो हमें लगता है जो हमारे देश को अच्छे से चला सकेगा, हम उसे वोट देते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। तो यही है रिपब्लिक की, हम किसी एक फैमिली या किसी को इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। यही रिपब्लिक की जो हमारी बुक है, जो हमारा संविधान है, वो सबसे ऊपर है, और इसके हिसाब से हम चलते हैं, ना कि एक पर्सन के हिसाब से या किसी एक इंडिविजुअल के हिसाब से। साथ ही हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम 9th पॉइंट पे कि हमने अलग अन्य विशेषता में कुछ चीजें डाली हो, कुछ मैंने अपनी जो इसमें नहीं मेंशन है वो मैं अपने आप से आपको बता दूंगी कि कुछ फीचर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर स्टेट है। हमारा पॉजिटिव नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म है, मतलब ये नहीं है कि हम अगर सेक्युलर है तो हम किसी भी धर्म को हम या ज्यादा मानेंगे। हमारे लिए स्टेट का कोई धर्म नहीं है, चाहे फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म, जैन, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। जब वो हमारे स्टेट मतलब हम उस स्टेट में, हमारे देश का कोई धर्म नहीं। हम इंडिविजुअल रूप से हमारा धर्म मान सकते हैं, लेकिन जब हम देश के लिए बात करेंगे तो हम सब सिर्फ भारतीय हैं, नहीं फर्क पड़ता हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यही मतलब है सेक्युलर स्टेट का। पंथ निरपेक्ष, ये देखिए यहाँ लिखा है, जो हिंदी मीडियम से उन्हें बताया पंथ निरपेक्ष मतलब
हम किसी भी के टुवर्ड्स भी बायस नहीं है, हमारे लिए सब बराबर। साथ ही हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है वो ग्रांट भी की गई है। आर्टिकल मतलब जो पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स में, उसमें आर्टिकल 25 से 28 तक हमें राइट टू रिलीजन भी दिया गया है, ताकि हम अपने जो हमारे डिफरेंट तरह के रिलीजन आते हैं, एथनिसिटी, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ वर्ड, याद रखिए ये वर्ड बहुत हेल्पफुल होते हैं आंसर में मार्क्स फैच करने के लिए। तो उसे हेल्प करता है। साथ ही उन्हें जब सिटीजन होते हैं वो ये सब करते हैं, मतलब ये रिलीजन का, तो कोई भी आप समझ रहे हैं उन्हें क्यों दिया गया है ये राइट, क्योंकि ताकि वो नीचे ना हो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो किसी से ऊपर है, सब बराबर है। तो राइट टू रिलीजन इसलिए है कि आप किसी भी धर्म के हो, इस देश में रह रहे हैं, आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर धर्म फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आपको इस धर्म की को मानना है या दूसरे धर्म को मानना है। और अगर सेक्युलर नेचर की बात करें तो हमारा, अगर आप संविधान, जब हमारे पूरे संविधान की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा जो संविधान है वो कितना सेक्युलर है अपने कैरेक्टर में। साथ ही हमारे संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप देता है। यूएस में आपने देखा होगा दो सिटीजनशिप होती है, एक सेंट्रल मतलब जो यूएसए के सिटीजन है, साथ में जो स्टेट सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है, हम सब भारतीय हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम, सॉरी, कि हम मध्य प्रदेश के सिर्फ सिटीजन है या सिर्फ हम भारत की, हम यूपी की सिटीजन है। हम सिर्फ भारतीय, हम भारत के नागरिक है, फिर हम चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो, हम सब भारतीय हैं। ताकि और जो हमारा संविधान है वो डीपीएसपी की भी बात करता है। डीपीएसपी मतलब क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तक। ये एनफोर्सिबल नहीं है, इसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता कि हमारी गवर्नमेंट ये नहीं मानती, लेकिन ये एक तरह से ना, मैंने कहा नीति निर्देशक मतलब ये डायरेक्शन है हमारे गवर्नमेंट के लिए कि जब वो कोई पॉलिसी बनाए तो उन जो उसमें जो प्रिंसिपल्स उन्हें ध्यान रखे। वैसे नीति निर्देशक तत्व में तीन प्रिंसिपल है, एक हम सोशलिस्ट बोलते हैं, दूसरा लिबरल या इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, और तीसरा गांधीयन बोलते हैं। फिर तीन है, ये तीन जो प्रिंसिपल है उसके हमारे पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है ये हमारे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि हमारी जो पॉलिसी होती है वो उनका बेस क्या होना चाहिए। इवन कई बार ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमारे एग्जिस्टेंस में अगर आते हैं, मीन्स अगर वो एनफोर्सेबल है और उसके अगेंस्ट केस लग सकता है, तो वो फिर दूसरे आर्टिकल में उन्हें अमेंड करके दूसरे आर्टिकल में, जैसे हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो पहले नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन अब वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। साथ भी अभी कोशिश की जा रही है कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड है उसे भी एक्सिस्टेंस में ला के उसे भी एनफोर्सेबल बना सके। जो आगे आगे अगर हम देखेंगे, तो अगर हम हमारे संविधान को एनालाइज करेंगे डिटेल में, तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है संविधान का, वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर है, स्टेट बनाना है। कि हम जो लोग हैं उनकी से मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाना है, जो कि नरिश कर सके उसमें क्या है, जस्टिस और इक्वालिटी को, हर व्यक्ति को जस्टिस मिले, हर व्यक्ति इक्वल है। ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल प्रिंसिपल है किसी भी स्टेट को पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहने में, या इक्वालिटी को इंश्योर करने में, जस्टिस को इंश्योर करने में। इसी प्रकार जो फीचर्स हम कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक है। जो मोस्ट ऑफ द जो ये इसके जैसे हमारे संविधान के, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिफ्लेक्शन है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिफ्लेक्शन जरूर है ये, लेकिन हमने उसे हमारी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया, हमारी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके उन्हें हमने अपने ढांचे में ढाल के उन फैक्ट्स को हम एग्जिस्टेंस में लाए हैं। और यही रीजन है कि हमने जब वहाँ के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकाले हैं, वो हमें एक्सपायर भी करता है, मतलब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक्सपायर कर सके, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, या कहेंगे अतुल्य है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत सारे जो हम, जैसे अगर आपने कभी सुना हो न्यूज, आप कोई डिबेट सुनते हो, कुछ लोगों का कहना होता है कि जितनी डाइवर्सिटी है अपने देश में, मैं अपने देश के लोगों की बात नहीं, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ, तो मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ मैं साल भी बोल सकती हूँ, उससे पहले मैं कुछ न्यूज सुन रही थी, कोई डिबेट चल रही थी, तो क्या हुआ था, वो जब डिबेट कर रहे थे तो संविधान के चेंजेस के बारे में बात हुई। जब संविधान के चेंजेस के बारे में बात हुई तो पहली चीज तो जब हमारा संविधान बन रहा था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ्रांस का संविधान 8-10 साल में बदलता रहता है। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो सबका ये कहना था कि जिस तरह की हमारा डाइवर्सिटी है, हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज्यादा है कि स्कॉलर्स का कहना था कि ये संविधान चल ही नहीं सकता। ये संविधान एक्सिस्टेंस में आ भी गया तो बहुत लंबे टाइम तक, 8-10 साल से ज्यादा रूल ही नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद ही एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमारे जो संविधान है पिछले 17 साल से, सॉरी सॉरी पिछले 70 साल से बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है अपने देश पे।
साथ ही साथ जो हमारा संविधान है, वो जो एस्पिरेशन है लोगों की टाइम टू टाइम चेंज होके उन सबको भी पूरा कर रहा है। तो ये चीज इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान है वो अपने आप में ही इनक्रेडिबल है। भले ही हमने कहीं और से बोरो किया है, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल है हमने उन्हें बहुत अच्छे से निभाया है, उसे अपने एग्जिस्टेंस में लाए हैं, अपने जो रेगुलर बेसिस है उसमें हमने अपनाया है, हमने अपने हमारी गवर्नमेंट ने अपनाया, हमारे लोगों ने अपनाया। और अगर कोई ऐसे कोई प्रिंसिपल है जो नहीं आ पाता है, पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं आ पा रहा है, फुल फ्लेडली नहीं इम्प्लीकेशन उसके हो पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट को उसके लिए नए रूल्स लाती ताकि और नए मतलब इनोवेटिव तरीके ढूंढती है उसे अप्लाई या एप्लीकेशन अप्लाई करने में हमारी सोसाइटी में। तो हमारी गवर्नमेंट पुरजोर कोशिश करती रहती है कि संविधान को इंटैक्ट कर सके, साथ ही साथ जो उसके जो आइडियाज है उसे एक्सिस्टेंस में ला सके, जो हमारे बैरियर्स है उन्हें ओवरकम कर सके। इसलिए हमेशा सरकार लगातार कोशिश करती रहती है बिल्स लाके, एक्ट्स लाके, ताकि जो चेंजेस है उसे टाइम टू टाइम देखा जा सके। साथ ही अब मैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगी बेस्ड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र राज्यों के संबंध के आधार पर संविधान तीन प्रकार का होता है, परिसंघात्मक, साथ में संघात्मक और एकात्मक। जो हमारी परिसंघात्मक होता है उसे हम कन्फेडरेशन कहते हैं, कन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संघात्मक मतलब फेडरल, और यूनिटरी मतलब एकात्मक। तो यूनिटरी जो हमारा होगा वो हमारा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जो यूनिटरी हो गया। साथ ही संघात में जो यूनियन वाला है वो अलग होगा, परिसंघ कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या होता है, ये दो तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं कन्फेडरेशन आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कन्फेडरेशन क्या होता है, जब दो लोग, दो मतलब मल्टीपल पीपल्स प्लस या मल्टीपल पार्टीज एक साथ होके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कहीं रूल करने की बात करते हैं, उसे कन्फेडरेशन कहते हैं। मतलब उनकी जो कम टुगेदर, मतलब जब वो साथ आती है, मैं आपको कैसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जब कोई भी पार्टी, हमारे यहाँ का एग्जाम्पल महागठबंधन क्या था, बहुत सारी पार्टीज एक होके एक मोटिव की टुवर्ड्स चल रही थी, वो कन्फेडरेशन है। शायद ये सबसे इजी एग्जाम्पल होगा अभी के टाइम में कि कन्फेडरेशन, इसे कन्फेडरेशन कहते हैं। फेडरल एंड यूनिटी में यूनिटरी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। As far as the Indian Constitution is concerned, India Union of State है जो implies कर रहा है दो थिंग। एक तो ये रिजल्ट नहीं है किसी भी एग्रीमेंट को, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था, और साथ ही राइट है कि वो अपने मतलब हमारा देश में जैसे एमपी है, या अगर एमपी ना एमपी है, ठीक है, एमपी एग्जाम्पल, हमारा जो इंडिया है, हम एमपी उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यही चीज होती है कि वो है, वो सब चीजें देंगे, लेकिन कोई भी प्रांत, कोई भी एरिया अलग नहीं हो सकता देश से। ये होता है, ये दो तरह के हमारे फेडरेशन या फेडरल फीचर्स है हमारे यहाँ के, और यही सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये से शुरुआत होते हैं कि हम साथ तो रह सकते हैं, हमारे भले ही हमारी आइडियोलॉजीज अलग होंगी, हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। साथ ही जो हमारे फेमस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका जो उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी रिगार्ड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो भले ही एग्री करते हैं कि ऑल्दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस देता है जो पावर देता है स्टेट्स को, और एलिमिनेट्स करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंस। मतलब ये है कि हमारा संविधान, हमने कहा फेडरल है, कोई बात नहीं है, बहुत सारे उसमें ऐसे प्रोविजन भी हैं कि जब वो पावर देने पे आता है तो वो सेंटर को ज्यादा पावर देता है, और जो इंडिपेंडेंस होती है स्टेट्स की, तो स्वतंत्रता जो होती है राज्यों की, उसे कुछ हद तक एलिमिनेट कर देता है, उसे ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट गाइस आपको ये चीज जाननी होगी, इतना मैंने जो कहानी सुनाई, कि वो जरूरी भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल मैं अपनी फैमिली का लेती हूँ, अपनी फैमिली होती है, हमारे जो पापा होते हैं, हमारे जो पापा या दादा जिसकी फैमिली में जैसी है, उनके पास हमेशा ज्यादा पावर होते हैं हमारी मम्मी से, और होंगे भी तो कम तो नहीं होंगे, अगर दोनों है तो दोनों बराबर। अगर हमारे दादाजी हैं तो उनके पास ज्यादा पावर होगी हमारे पापा से, और हमारे पास क्यों होता है ये, क्योंकि अगर सबके पास इक्वल पावर होंगे तो सब अलग अलग भगेंगे, लेकिन जब एक होगा जिसके पास मेजर पावर होगा, तो वो ये जरूर बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बट आप उससे फैमिली नहीं तोड़ सकते। सेम है, इसमें भी ये था कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, और वो जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें कुछ उनकी पावर का हनन भी करता है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो ज्यादा पावरफुल दिखना चाहता है, वो इसलिए ताकि जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है उसे अच्छे से मेंटेन किया जा सके। साथ ही कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने डिनाई किया है कि जो इंडिया है वो फेडरल नेचर में, जिसमें प्रोफेसर आइवर जेनिंग भी
शामिल थे। मैंने अगर आपको बताया हो तो प्रोफेसर आल्बर्ट जेनिंग का मैंने आपको एक कोट बताया था, उन्होंने कहा था हमारा जो फेडरेशन है वो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसका मतलब ये है कि हमारे फेडरेशन तो है लेकिन सेंट्रल के पास जो है, और यूनियन के पास जो है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कैसे बोलेंगे कि पूरा पावर जो है उसी पे केंद्रित है। ठीक है, ये मतलब है। इसलिए उनका कहना है कि हमारा जो है फेडरेशन वो तो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, बट हर कंट्री की कंडीशंस अलग होती है, तो हम उसके हिसाब से हमारा जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर है, जो फेडरेशन है, वो अपने आप में ही, और हम कंक्लूजन से पहुंचते हैं। यही अल्टीमेटली मैं कहती हूँ कि हम जब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके फीचर्स पाए जाते हैं, और जो उनके आइडियल फीचर्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं विद मॉडिफाइड फॉर्म, ताकि वो समय के साथ और हमारे देश की नीड के साथ सेट हो सके। अब फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर एंड फंक्शन मैंने आपको बताया था कि एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जो जुडिशरी, उसके पावर जो है वो अपने आप में डिवाइड है, और उनके फंक्शन भी बहुत अच्छे से डिफाइन है कि उन किसके क्या फंक्शंस हैं, ताकि क्लैशेस या कहीं एम्बिग्विटी ना आए। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, मीन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। जब लॉस की बात करते हैं, कोई भी लॉ होगा, अगर संविधान से इंटरप्रिटेशन होगा तो संविधान सर्वोपरि होगा, उसमें संविधान को वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। साथ ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको ये भी पता है कि बहुत ही लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही कम्प्रीहेंसिव इलॉबरेट एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड भी है, रिजिड के साथ फ्लेक्सिबल भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है तो रिजिड भी हो जाता है और अपने आप में फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे पास। ये हमारे कुछ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो मैं बार बार आपको क्यों रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट्स में भी अगर मेरे दिमाग में मैं बार बार क्यों आपको बताती हूँ, ताकि ये जो वर्ड्स है ना, ये की वर्ड्स है, इसका कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। आप अगर ये वर्ड्स लिखेंगे तो आपका आंसर वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ इंडियन लेजिस्लेचर के, जो हिंदी में मैंने हिंदी में ही मेंशन किया है कि संघीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मीन्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनियन फेडरेशन की कुछ शक्तियां व कार्यों का विभाजन, मतलब पावर, डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्क। फिर संविधान की सर्वोच्चता, मीन्स सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान रिजिड है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप भूल जाए, कम से कम ये 5 पॉइंट तो आप लिखिए, और आप जितना टेबल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट, ग्राफ बनाएंगे, आप उतने ही मार्क्स फैच करते जाएंगे। फिर से वही चीजें अलग अलग। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो पॉलिटी है वो डुअल पॉलिटी है, क्योंकि दो तरह की सरकार हमारा काम करे, केंद्र और राज्य। तो ये भी आप दोहरी शासन पद्धति भी आप हमेशा याद रखिए। डुअल पॉलिटी, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। संघीय व्यवस्था से संबंधित उपबंधों में विशेषकर बहुमत के साथ आधे राज्यों के, ये मैंने आपको जो बताया था कि कठोर कब है, मीन्स कब रिजिड है, जब संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होनी, लेकिन उसके साथ साथ एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स जो है उनकी भी परमिशन, या कहेंगे, और मैं वो वर्ड भूल रही हूँ फिर से, और ये रेटिफाई करें, वो भी उन्हें रेटिफाई करे तभी वो हो पाएगा। तो ये रिजिडिटी का एग्जाम्पल है हमारे। साथ ही यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, गाइस मैं जानती हूँ क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट आप सुनते जाइए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 मिनट की और क्लास बची है, जाइएगा नहीं, आप पूरी क्लास देखिए, क्योंकि आप जब ये पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको जो हमारे सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अभी तक मैंने मिक्स्ड बताए थे, फिर मैंने आपको सिर्फ फेडरल बताया, और अब मैं आपको सिर्फ यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि जो कि मेजर है। कि जैसे मैंने आपको आगे बताया था, जो गवर्नर है उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज एंड टीम, मींस वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा प्रेसिडेंट जो नॉमिनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव, सेम हमारा गवर्नर भी होता है। और पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, लेकिन इसका भी एक प्रोविजन है। ऐसा ही नहीं है कि पार्लियामेंट में सोच लिया कि यार ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नेशनल इंटरेस्ट है, तो हम इस पे रूल्स बना देते हैं, नहीं। इसके लिए भी जब एक या एक से ज्यादा स्टेट के जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, या सॉरी, जो एक या एक से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को रूल बनाने पे कोई स्टेट सब्जेक्ट पे, तब ही पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर को पे रूल बना सकती है।
ये एक रीजन है। मीन्स आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते अरे ऐसे कैसे हो गया कि उनने बोल दिया, जैसे एमपी है, एमपी ने बोल दिया कि भाई बना दो, उनने बना दिया, नहीं। उसके लिए एक से ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारा ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें नेशनल इंटरेस्ट है, तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है, तब जाके कोई पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कोई भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन बना सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट बनाने की, जो पावर मॉडिफाई करने के, बाउंड्री को चेंज करने के, जो हम कहते हैं डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, रिनेम करने, ये सब राइट सिर्फ पार्लियामेंट को पास है। सिंगल जुडिशरी है और सिंगल सिटीजनशिप है, ये सब चीजें मैंने आपको आगे समझाई है। जो इमरजेंसी प्रोविजन है 352, 356 और 360 में, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, हमारी और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हमारी स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल है। ये तीन इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये तीन लगती है तो हम डायरेक्टली ही केंद्र शासन में आ जाते हैं। कोई भी राज्य में अगर 352 अप्लाई है किसी भी, तो वो सीधे ही केंद्र शासन के अंतर्गत आ जाता है। 356 लगी है वो भी, और 360 इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आज तक हमारे इंडिया में अप्लाई हुई ही नहीं है इसलिए। रेसिडुअल पावर क्यों है? जो हमारे तीन लिस्ट है, जिसमें जो हमारे जो लिस्ट में जो टॉपिक है, अगर वो उनके अलावा कोई पावर है, कोई टॉपिक है जिसपे लेजिस्लेट करना है, तो वो सीधे सीधे केंद्र के हाथ में चले जाते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल और स्टेट के लिए। और इकोनॉमिकली जो हमारा सेंटर है वो ज्यादा प्रॉस्परस है, क्योंकि जो हमारे टैक्स है वो भी डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स के लिए। कुछ टैक्स सेंटर लगाती है, कुछ टैक्स स्टेट लगाते हैं। साथ में कुछ टैक्स जो स्टेट लगा सॉरी सेंटर लगाती है, उसमें कुछ पार्ट स्टेट रखती है, कुछ सेंटर रखता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो बड़े बड़े टैक्सेस हैं, वो सारे जो टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो ज्यादा प्रॉस्पेरस है, उसे ग्रांट भी तो देना होता है। जब वो लॉ बना रही होती है तो वो पूरे देश के लिए बना रही होती है, तो उसे वो चीज सब चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। सेम जब स्टेट लॉ बनाती है तो वो सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाती है। इसलिए इकोनॉमिकली जो हमारा सेंटर है वो ज्यादा प्रॉस्परस है कम्पेयर टू स्टेट। तो अब अगर इंडियन सिनेरियो, ये तो हमारे से विशेषता है। अब अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखे जाए, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है जो सेंट्रल है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल और प्रॉस्परस है। मैंने क्या बोला है, हम पैसे कमा रहे हैं, हम फैमिली मेंबर हैं, तो हमारे जो पापा हैं, हमारे जो मतलब हमारी फैमिली में है, जो सबसे जो सेंटर होगा, मतलब जो सेंटर होगा हमारे यहाँ का, जो हमारे फैमिली को देखता होगा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता ही होता है। हमारे पापा, मेरी फैमिली में मैं पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स रहते हैं, तो मेरे फैमिली में मेरे पापा बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू, अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, अगर वो मना करे तो वो काम नहीं होता है। तो सेम है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमेशा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल रहता है। साथ ही यूनियन गवर्नमेंट एक और रीजन से भी पावरफुल है, इसलिए नहीं है कि उसे पैसा चाहिए। अब मान लें कभी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया हमारे, मतलब किसी ने अटैक कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फोर्सेस ही नहीं होंगी, तो ये सब चीजें जो होती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो क्या होगा, उसे रिटेलिएट या स्टॉप करने का जिम्मा किस पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो उसका पावरफुल होना तो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वो हैंडल कर सके, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है, या एक से ज्यादा जगहों पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फोर्सेस भेजती है ना उसे कंट्रोल करने के लिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का होता ही इससे ज्यादा पावरफुल है। तो इस ऑब्जेक्टिव को, ताकि हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, उस वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए हमेशा सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है स्टेट से। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो डुअल नेचर का है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था क्यों है डुअल नेचर का, क्योंकि हमारे पास दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हम जो का मतलब क्या है, इंडिया जनरली एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो कभी कभार संविधान है वो यूनिटरी नेचर का हो जाता है, मीन्स हमारे जो स्टेट्स के पावर है वो सेंटर के पास चले जाते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो इसलिए नहीं है कि सेंटर हमेशा अपने अपने हाथ में सब रखे जाते, इसलिए होता है कि हमारा जो देश है वो सेफ है, उसकी सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रहे। तो गाइस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे बताइएगा आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर क्या बोलते हैं आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगे। और आप जाने से पहले मैं आपको एक बार और फिर सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ कि एमपीपीएससी एंड व्यापम की सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे है। मात्र 10,000 का सब्सक्रिप्शन है, जो कि 1 साल का होता है, 12 महीने का। अगर आप वहाँ मेरा कोड लगाएंगे वैशाली, VAISHALI, तो वो आपको मात्र 6300 का पड़ेगा। वहीं जो कि 525 रुपए सिर्फ मात्र महीना पड़ेगा आपको। साथ ही अगर आप
18-24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको 8,400 रुपये का है, लेकिन आप वहाँ मेरा ये कोड लगाएंगे वैशाली तो मात्र वो आपको 7,560 रुपये का पड़ेगा। तो गाइस आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए अनअकैडमी का, क्योंकि अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी अच्छी कोर्सेज लॉन्च करती है, एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकें, आपको अच्छी क्लासेस दे सके, ताकि आप अपने सपने के और जल्दी करीब पहुंच सके। थैंक यू गाइस। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे आपको इतनी देर बने रहने के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए नोटिफिकेशन के लिए। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड जरूर लगाइए, मेरा कोड है वैशाली VAISHALI। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।